नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। अभी 18 अगस्त 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक लिस्ट जारी की है और ये जो लिस्ट है ये है PIL की यानी पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। और इसके तहत जो है 405 डिफेंस से रिलेटेड जो आइटम्स हैं उनको इंपोर्ट करना संभव नहीं होगा। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि ये PIL या पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जो है ये आखिर होती क्या है, डिफेंस सेक्टर को इससे क्या फायदा होगा, और इससे भी महत्वपूर्ण ये जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी लिस्टेड कंपनी है जिनको हम अपने रेडार पर रख सकते हैं और जिनको इस पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट से फायदा होने वाला है। तो पहले बात करते हैं ये PIL ये पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट क्या होती है। तो देखिए, अभी कुछ 10-12 सालों से सरकार का इस बात पर जोर है कि जो हमारी सशस्त्र सेनाएं हैं उनको जो कंपोनेंट सप्लाई किए जाते हैं विदेशों द्वारा, तो हम वो साजो सामान जो है वो भारत में ही बनाएं। स्पेशली MSME, मीडियम एंड स्मॉल स्केल जो एंटरप्राइजेस होते हैं, तो इससे दो फायदे होंगे। पहली चीज़ तो ये कि जो वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज है वो बचेगा। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारी जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है इसको बिजनेस मिलेगा, और साथ ही साथ जो कैपेबिलिटी है, एक बार आपने छोटा पार्ट बनाया उसके बाद आप बड़ा पार्ट बनाने की भी कैपेबिलिटी रख पाओगे, तो उनकी जो कैपेबिलिटी है हमारी जो घरेलू इंडस्ट्री की वो भी बढ़ेगी। तो क्या ये जो PIL या पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट है ये क्या पहली लिस्ट है? नहीं, ये एक्चुअली छठी पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट है। इससे पहले 5 ऐसी लिस्ट जो है वो जारी की जा चुकी हैं, और इसका अर्थ ये होता है कि उसमें एक डेट नोटिफाइड होती है। डेट नोटिफिकेशन का मतलब एक फ्यूचर की कोई डेट लिखी हुई होती है, और उस डेट से वो जो लिस्ट में आइटम लिखे रहते हैं उस उन आइटम्स को आप फॉरेन से इंपोर्ट नहीं कर सकते। यानी सशस्त्र सेनाओं की जो आवश्यकता है वो उसमें कोई भी व्यक्ति जो वो माल सप्लाई करता है वो फॉरेन से इंपोर्ट करके नहीं कर सकता। भारत में जो कोई मैन्युफैक्चरर उसको बना रहा है वो जो है केवल वहां से प्रोक्योर करके जो भारतीय सेनाओं को या जहां पर भी उनकी आवश्यकता है उसको वहां पर सप्लाई किया जा सकता है। अब आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई ये जो फ्यूचर वाली जो डेट है ये क्यों? फ्यूचर वाली डेट जो नोटिफाई होती है इसका पर्पस ये होता है कि उस ड्यूरेशन तक जो भाई कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है भारत में, अब वो अचानक से ऐसा तो है नहीं कि इमीडिएटली उन्होंने इसको पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में किसी आइटम को डाल दिया तो वो इमीडिएटली जाके उसको बनाने लग जाएगी। उसका पहले खाका तैयार होता है, समझा जाता है क्या मटेरियल लगेगा, क्या हम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, किस तरीके बना पाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, या कोई और उनको कैपेबिलिटी या रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसके प्रोक्योरमेंट में टाइम लगता है। तो वो नोटिफिकेशन वाली जो डेट होती है वो एक्चुअली फ्यूचर में इसलिए रखी जाती है ताकि ये कैपेबिलिटीज, ये जो MSME या जो भी कंपनी भारत में उन पार्ट्स को बना रही है उसकी एक सर्टेन कैपेबिलिटी उसमें जनरेट हो जाए, उस टाइम तक वो बनाने में सक्षम हो जाए। अब ये जो है इन पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में क्या पूरे के पूरे फाइटर जेट या कोई लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या पूरे के पूरे टैंक, क्या इनको बनाने की कैपेबिलिटीज की एक्सपेक्टेशन भारत सरकार के द्वारा होती है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो फाइटर जेट्स हुआ या टैंक्स हुआ या वॉरशिप्स हुई या और कोई कम्युनिकेशन सिस्टम्स हुए, तो उनके जो पार्ट्स होते हैं ना, तो स्पेयर पार्ट्स हुआ, सब असेंबलीज हुआ, कंपोनेंट्स हुआ, और जो रिप्लेसेबल आइटम्स जो होते हैं जिनको रेगुलर रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है, फॉर एग्जांपल कोई फिल्टर है तो वो रेगुलर रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे जो आइटम होते हैं ना केवल वही, यानी पार्ट्स पार्ट्स सब असेंबली या पार्ट्स जो होती है ना वो इस पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में शामिल होते हैं। तो ये जो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट है वहां पर तेजस के लिए, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के लिए, मिसाइल्स के लिए, रेडार्स के लिए, सोनार्स के लिए और कम्युनिकेशन सिस्टम, ऐसे जो जो कंप्लीट सिस्टम है उनके जो सब कंपोनेंट्स हैं उनके लिए ये पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जो है वो लागू होगी। जो कितना बिजनेस इससे एक्सपेक्टेड है कि जनरेट हो सकेगा इंडियन कंपनीज के लिए, तो करीब करीब अनुमान है कि 3070 करोड़ रुपए का बिजनेस जनरेट हो सकेगा, और इसमें टोटल 405 आइटम है। और जिन एरिया पे फोकस है
यानी कौन सी सब असेंबली या स्पेयर पार्ट से रिलेटेड ये पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रेसिशन कंपोनेंट्स हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं और एरोस्पेस सिस्टम्स हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऐसी लिस्टेड कंपनीज जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो और प्रिसिशन कंपोनेंट्स में हो, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में हो, एरोस्पेस सिस्टम्स में, और किसके लिए वो बनाती हो, डिफेंस के लिए, स्पेस के लिए, या डिफेंस और स्पेस के लिए, एरोस्पेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो आइटम है वो अगर बनाती हो, तो ऐसी जो कंपनीज हैं वो ये जो PIL लिस्ट है इससे फायदे में रहेंगी। तो ऐसी पहली कंपनी की बात करते हैं। तो पहली कंपनी का नाम है एक्सिसकेड्स टेक्नोलॉजीज। इसके बारे में हमारे प्लेलिस्ट में फुल वीडियो अवेलेबल है। कुछ समय पहले हमने वीडियो वो बनाया था। उस समय हमने आपको ये बताया था कि ये जो कंपनी है बेसिकली डिज़ाइन के क्षेत्र में, यानी ये डिज़ाइन करती है केवल, लेकिन इसका जो ट्रांजिशन हो रहा है, यानी ये अपने आप को जो ट्रांसफॉर्म कर रही है वो एक कंप्लीट मैन्युफैक्चरर के रूप में ट्रांसफॉर्म कर रही है। तो बेसिकली जो एक्सिस केड्स है इंजीनियरिंग डिज़ाइन सर्विसेज के लिए ये जानी जाती है, और ये एरोस्पेस, डिफेंस, हैवी इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में काम करती है। रिसेंटली इन्होंने क्या किया है कि ये जो हैवी इंजीनियरिंग हुआ, ऑटोमोबाइल हुआ और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है ना, ये वाला अपना जो डिवीजन है, ये वाला काम ये दूसरी कंपनी को भेज दिया। अब इनका फोकस इस बात पर है कि ये एरोस्पेस में काम करें, डिफेंस में काम करें, स्पेस सेक्टर में काम करें, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और AI जैसे उभरते हुए क्षेत्र जो है ना, उन क्षेत्रों के लिए कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्ट सर्विस ओरिएंटेशन से प्रोडक्ट ओरिएंटेशन के रूप में ये आ रहे हैं। तो इन्होंने अपनी कंपनी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं। उनको ये एक्सिसकेड 1.0, एक्सिसकेड्स 2.0 और एक्सिसकेड्स 3.0 बोलते हैं। तो अभी लेटेस्ट जो 2025 से 2030 के बीच का जो टाइम है, वहां पर ये कंप्लीट अपनी कंपनी को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। और वो जो जो कंपनी ट्रांसफॉर्म होगी, जो ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो फेज है उसको एक्सस्केड 3.0 कहते हैं, ये कह रहे हैं। और वहाँ पर ये कंपनी एक सर्विस ओरिएंटेशन, एक डिज़ाइन वाली कंपनी से कंप्लीट प्रोडक्ट वाली कंपनी जो है ना उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं इनके अश्योर्ड फोरकास्ट विजिबिलिटी की। अब ये अश्योर्ड फोरकास्ट विजिबिलिटी क्या होती है? तो देखिए, एक मैनेजमेंट के टर्म में कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है या बिजनेस को असेस करने का एक तरीका है AFV या अश्योर्ड फोरकास्ट विजिबिलिटी। इसका मतलब क्या है? एक तो होता है ऑर्डर बुक। अब ऑर्डर बुक में ये भाई, जब आप किसी में L1 रह गए, यानी आपका कहीं लोएस्ट टेंडर, अगर आपको लोएस्ट रह गए किसी टेंडरिंग में, तो ये आप कहते हैं कि भाई मैं लोएस्ट रह गया और मैं सब तरीके से क्वालिफाइड हूँ, टेंडर मुझे ही मिलेगा। तो वो जो है अश्योर्ड फोरकास्ट विजिबिलिटी में नहीं आता। हो सकता है वो टेंडर किसी कारण से कैंसिल हो जाए। तो अश्योर्ड फोरकास्ट विजिबिलिटी का मतलब वो बिजनेस होता है जिसके बारे में कंपनी एक रीजनेबल एक्सटेंट तक सर्टेन होती है कि उसको ये ऑर्डर मिलेगा ही मिलेगा। ये ऑर्डर बुक से ज्यादा जो स्ट्रिक्ट बिजनेस का फोरकास्टिंग है। मतलब इतना बिजनेस उस ऑर्डर बुक में कंपनी अश्योर्ड नहीं रहती है कि मेरी गारंटी है कि मेरे को ये बिजनेस मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये उससे एक बेटर मीट्रिक है। तो इनके पास जो अश्योर्ड फोरकास्ट विजिबिलिटी है वो फिलहाल 4557 4557 करोड़ की अश्योर्ड इनके पास अश्योर्ड फोरकास्ट विजिबिलिटी है। और ये जो अभी रिसेंटली इनको जो ऑर्डर मिला है उसमें ये एंटी टैंक मिसाइल्स के लिए, उत्तम रेडार के लिए और मैरीन हेलीकॉप्टर के लिए ये कुछ पार्ट्स को डिजाइन कर रहे हैं और बना रहे हैं। 6800 करोड़ रुपए का इनका मार्केट कैप है। 6800 करोड़ का ROE 4% है। डेट टू इक्विटी 0.53 है। हर 100 रुपए की इक्विटी पर 53 रुपए का खर्चा है। PE जो है वो 207 का है। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी इन फाइनेंशियल मैट्रिक्स को समझने के समय या असेस करते समय कि ये कंपनी ट्रांसफॉर्मेशन फेज में, और ट्रांसफॉर्मेशन फेज में आपको कंप्लीट जो बिजनेस की विजिबिलिटी वो दिखाई नहीं देती। ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको पता लगता है। 3 साल की सेल 14% साल दर साल से घटी है। हर साल 14% घटी है 3 साल से। और जो 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 42%, 42% से साल दर साल बढ़ा है। प्रमोटर के पास 58% है। FII के पास 1.45% है, बढ़ा है थोड़ा सा।
DII के पास 1.96% है, ये भी थोड़ा सा बड़ा है, और पब्लिक के पास 38.56% है। ये जब FII और DII का बढ़ा है और प्रमोटर के पास कांस्टेंट शेयर होल्डिंग है, तो ऑफ कोर्स ये जो DII और FII ने खरीदा है, ये हमारे रिटेल इन्वेस्टर से खरीदा है। अब जो दूसरी कंपनी इस श्रेणी में है, ये जिसको ये जो 6th PIL है, यानी पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, इससे फायदा होगा, वो कंपनी है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक। और ये जो कंपनी, इसके बारे में फुल जो वीडियो हम पहले बना चुके हैं, हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है वो। ये जो कंपनी है, ये हाई प्रिसीशन प्रोडक्ट्स और टर्न की सोल्यूशन बनाती है। किन सेक्टर्स के लिए? डिफेंस और एरोस्पेस के लिए। और ये इसका जो स्पेशलाइजेशन है, ये डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स में, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में और हैवी इंजीनियरिंग में। अब ये डिफेंस एंड जो स्पेस ऑप्टिक्स है या डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स है, और जो जिसका डिटेल बिजनेस मॉडल है, वो आप जो हमारी डिटेल वीडियो है वहां पर जाके देख सकते हैं। अब ये जो है कंपनी, ये नए क्षेत्रों में भी कदम रख रही है, यानी पारस डिफेंस जैसे आपको एक्सेस के टेक्नोलॉजीज में नए बिजनेस वर्टिकल दिखाई देते हैं, स्पेशली ये इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर और AI के। इसी तरीके से ये जो पारस जो डिफेंस है, इसने भी अपनी कोई नई सब्सिडरी इन्होंने खोली है, स्पेशली सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। तो पारस सेमीकंडक्टर के नाम से उन्होंने एक सब्सिडरी खोली है, और ये सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, डिफेंस और स्पेस के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर वाले जो आइटम है, ये भी ये बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मार्केट कैप की अगर बात करें तो 11,200 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ROE जो है वो 12% का है। डेट टू इक्विटी बहुत ही कम है, और 100 रुपये की इक्विटी पर मात्र 4 रुपये का कर्जा है। लेकिन जो पी है वो 130 का है, 130 का। 3 साल की जो सेल है बड़ी इंप्रेसिव, साल दर साल 29% से बढ़ी है। 3 साल का जो प्रॉफिट है वो भी बड़ा ही इंप्रेसिव जो है 33% से बढ़ा है। जो प्रमोटर के पास है वो 53% है। FII के पास 8% है, वो 3% बढ़ा है, 3% अप है। जो DII है उसके पास लगभग 3% है, ये भी 2% बढ़ा है, 2%। और पब्लिक के पास जो है वो लगभग 36% है। और ये जो DII और FII ने खरीदा, ये पब्लिक से ही खरीदा है, तो उसका जो शेयर है वो प्रोपोर्शनेटली पब्लिक का जो शेयर है, शेयर होल्डिंग है, वो कम हुई है ये जून क्वार्टर में मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में। अब जो तीसरा जो शेयर है इस श्रेणी में, वो एक नवरत्ना PSU कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उस कंपनी का नाम है GRSE या गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। इस कंपनी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, बड़ी पॉपुलर कंपनी ये रही है हमारे स्टॉक जो इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स के बीच में। ये कंपनी जो है, जैसा कि आप जानते हैं, वॉरशिप्स बनाती है। जो इसके अलावा ये नेवी और कोस्ट गार्ड से रिलेटेड छोटे वेसल्स और अन्य प्रोडक्ट्स जो है वो भी बनाती है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ये बनाती है, वॉरशिप्स में लगने वाले पूरा वॉरशिप भी तैयार करती है, और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाती है। तो ये जो अभी जो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट है, इसमें जो कोस्ट गार्ड है, जो हमारी समुद्री तटीय सीमाओं की रक्षा करते हैं, तो वो जो कोस्ट गार्ड है, उससे रिलेटेड 16 आइटम जो है ना, वो इस पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में शामिल है। तो इस प्रकार से ये जो गार्डन रीच शिप बिल्डर है, ये इसको फायदा होने की संभावना है, क्योंकि ये जो है कोस्ट गार्ड और नेवी से रिलेटेड वेसल्स और प्रोडक्ट्स बनाती है, साथ ही साथ वॉरशिप से रिलेटेड जो है प्रोडक्ट्स बनाती है, जो भी इस पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में शामिल है। इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 30,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ROE बहुत ही शानदार है, 32% का। डेट टू इक्विटी निल है। जो पी है वो भी रीजनेबल है कंपेयर टू जो अदर 2 कंपनीज हमने डिस्कस की, उनके 38 का इसका पी है। 3 साल की जो सेल है वो 40% बढ़ी है। 3 साल का जो प्रॉफिट है साल दर साल 50% से बढ़ा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इसके प्रमोटर है, उसके पास 75% है। DII के पास 3% है, थोड़ा सा कम हुआ है। FII के पास 2% है, थोड़ा सा बढ़ा है। जो पब्लिक के पास है वो 20% है। तो ये थी कुछ ऐसी कंपनीज जो हमें समझ में आई कि जो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में जिनको फायदा होने के चांसेस हैं। लेकिन हमेशा आपको वैल्यूएशन से लेना है, अपने रिस्क को असेस करके लेना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके लेना है, कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ के लेना है। हमेशा की तरह मेरी इन शेयर्स में किसी अन्य शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।